Namaskar and welcome. It's that time of the day when we bring you the daily show, Doctor Speak, where all your queries related to COVID-19, medical, with COVID-19 or for other ailments as well in this time of lockdown, we take them directly to experts and doctors who can respond to them. Any sort of a query that you have, any issue that you might be having with your health, you can pose it to us directly. Our phone lines are open till 3 p.m. and if you look at the screen, it's there at the bottom. The numbers are 011 26497022 and 23. You can call up on those numbers and get in touch directly with doctors. They can hear you clearly. आप अपना सवाल हिंदी अंग्रेजी किसी भी भाषा में कर सकते हैं, हम वो डॉक्टर तक पहुंचाएंगे. आई एम गौतम एंड विद मी इज माय कॉलीग आंचल. शुक्रिया गौतम. और जिस तरह से गौतम ने कहा कि कोविड-19 से जुड़े कई सवाल हमारे मन में होते हैं, असमंजस की स्थिति होती है और साफ तौर पर हम चाहते हैं कि हमें सटीक जवाब मिले और हमारी कोशिश इस शो के जरिए होती है. जो विशिष्ट डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ता है, अपने विचार जब वो कोविड-19 से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर साझा करते हैं ताकि आपकी जो समस्या है और आप हमें कॉल करते हैं तो हम उसका समाधान आप तक पहुंचा पाए. एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे, जब आप कॉल करते हैं तो प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें ताकि हम आपका सवाल सही तरीके से सुन पाएं. और एक जो अपील है जो इस मंच के माध्यम से लगातार हम आपसे करते हैं कि कोरोना से हमें डरना नहीं है, उसके साथ लड़ना है. और जो सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, खासतौर पर डॉक्टर्स जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, उन्हें हम सैल्यूट करते हैं कि लगातार वो अथक परिश्रम के साथ आप लोगों के लिए काम करें. तो एक बार आपका तारुफ कराते हैं. जो विशिष्ट डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, अभी हमारे साथ फिलहाल जुड़ी हुई हैं प्रोफेसर डॉक्टर उमा कुमार, हेड डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी, एम्स. आपका बहुत बहुत स्वागत है. वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. साथ ही हमारे साथ डॉक्टर एन माथुर, डायरेक्टर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज भी हैं. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. और साथ ही डॉक्टर MK डागा, प्रोफेसर मेडिसिन, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, वो भी जुड़ेंगे. और हमारी कोशिश होगी इन तमाम डॉक्टर्स के साथ कि जो भी सवाल आपके मन में है कोविड-19 से जुड़े, उसका समाधान हम आप तक दे पाएं. सबसे पहले डॉक्टर उमा, मैं आपके पास आना चाहूंगी और हम शुरुआत आज डॉक्टर स्पीक की करते हैं एक सकारात्मक खबर के साथ जो कि कोविड-19 से जुड़ी हुई है. कि पहली बार हम ये मान रहे हैं कि जो नए मामले हैं उनकी तुलना में जो ठीक होने वाले मामले हैं उनकी संख्या ज्यादा है. एक डॉक्टर होने के नाते किस तरह से देखती हैं आप इस बड़ी उपलब्धि को कोविड-19 में? डॉक्टर उमा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद. Yeah. Let's try and take that question to our other guest, Achal. Dr. Mathur, if you can hear us, just wanted to ask you about the fact that compared to yesterday, the number of active cases in the country has come down. What does that indicate to you, and what sort of an inference should the nation be drawing from it? डॉक्टर माथुर, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं? दोनों डॉक्टर्स का एक बार तारुफ फिर से करा देते हैं. तो लगातार हमारे साथ जो डॉक्टर्स का पैनल है, हम कोशिश करें कि उनसे संपर्क साधे, क्योंकि वो हमारे साथ स्टूडियो में नहीं जुड़े हुए, बाहर जुड़े हुए हैं, तो कनेक्टिविटी इश्यूज होते हैं. डॉक्टर एन माथुर जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज. प्रोफेसर डॉक्टर उमा कुमार, हेड डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी, जुड़ी हुई हैं एम्स के साथ. कोशिश करते हैं उनसे संपर्क साधने की. लेकिन जिस तरह से अच्छी खबर गौतम ये आई कि लगातार हम कोविड-19 को लेकर काफी ऐसी खबरें देखते हैं जो अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये एक सकारात्मक खबर है कि जब हम नए मामलों की तुलना करते हैं तो ठीक होने वाले जो मरीज हैं उनकी संख्या ज्यादा है. और खासतौर पर ये इशारा करता है कि तमाम जो एहतियाती कदम हैं जिनका उठाने का जिक्र लगातार हम करते हैं, वो लोगों ने अपनाए हैं. बिल्कुल, निष्कर्ष तो यही निकाला जा सकता है. यही मान सकते हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस जिस हद तक एक मुकाम पे फैल रहा था, अब वो कम हुआ है. इसीलिए क्योंकि जो नए संक्रमित केसेस आए हैं उनकी संख्या उससे कम है, जो कि ठीक हो गए. अस्पतालों से लोग बाहर आ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. और ये सबका योगदान रहा है, तभी हो सका है क्योंकि सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है. ये दिखाता है फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है. इसलिए इस तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो कर्व हमारी बढ़ रही थी वो अब धीरे धीरे नीचे आएगी. ये बहुत बड़ा एक संकेत है. उम्मीद करते हैं कि ये सस्टेन रहे, आगे भी निरंतर बढ़ता रहे, ताकि ये कर्व और जल्दी जल्दी नीचे आती रहे. और सबसे अहम चीज में गौतम ये रही कि जो न्यू डिस्चार्ज पॉलिसी आई, जिसमें
जो क्वारंटीन पीरियड है उसे कम कर दिया गया। तमाम तौर पर जो टेस्ट लगातार लोगों को लगता था कि भाई हम तुरंत टेस्ट के लिए चले जाएं, उसको लेकर कई फेरबदल किए गए। उससे जो हॉस्पिटल्स पे ज्यादा बोझ था वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ। और जिस तरह से हमने लॉकडाउन 4.0 में देखा कि तमाम जो अधिकार थे वो राज्यों को ज्यादा तौर पर दिए गए कि वो अपने राज्यों में देखें कि नोडल ऑफिसर्स के साथ कि कहां किस जोन को रेड, ऑरेंज या ग्रीन में तब्दील करना है, कौन से जोन कंटेनमेंट जोन के साथ है, कैसे कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए उन तमाम दिशा निर्देशों का, जिस तरह का जिक्र गौतम ने किया। सोशल डिस्टेंसिंग है, आपको मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजर, ये तो अब उस तरह का माहौल है कि आपको इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करना ही है। और इसी का आह्वान लगातार हम इस मंच के माध्यम से आपसे करते आए हैं कि अगर हम ये मान रहे हैं कि कोविड-19 अभी हमारे साथ है और अभी हमें इसके साथ रहना है और ये जंग जीतनी है, तो इन तमाम दिशा निर्देशों का पालन करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। खास तौर पर अगर आप एक्सपोज्ड हैं टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे आप एसेंशियल सर्विसेज के लिए काम करते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, मीडिया कर्मी हैं, पुलिस में हैं, सैनिटाइजेशन वर्कर हैं, तो आपको इन सभी बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब आप घर जाते हैं तो वहां पर भी लोग हैं और सबसे अहम चीज है कि वी आर ऑल एक्सपोज, तो हमको उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। And this could also be a big indication as far as the lockdown is concerned, because the fourth phase is ending tomorrow, the 31st of May, and we have to wait and see if this is factored in. The fact that the number of active cases compared to the previous day has reduced fairly significantly, indicating a flattening of the curve. Whether that will be factored in deciding whether the lockdown needs to go further or not, or if it is to be furthered, what other restrictions need to be brought in. बिल्कुल। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं उन सभी व्यूअर्स को जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं कि जो तमाम डॉक्टर्स की टीम है वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। एक बार फिर से उनका तारुफ आपसे कराते हैं। डॉक्टर एन माथुर, डायरेक्टर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर माथुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर उमा कुमार, हेड डिपार्टमेंट ऑफ रिमटोलॉजी, एम्स, आपका भी स्वागत है डॉक्टर उमा। और साथ ही प्रोफेसर एमके डागा, डॉक्टर एमके डागा, प्रोफेसर मेडिसिन, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, आप भी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है और हमारी तरफ से आप लोगों को एक सैल्यूट। लगातार आप कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ डॉक्टर एन माथुर। सबसे अहम सवाल यह है, जो हम सकारात्मक खबर का जिक्र मैं अपने को एंकर गौतम के साथ भी कर रही थी कि कोविड-19 को लेकर जो खबर सामने आई कि नए मामलों का अगर हम जिक्र करें तो उनकी तुलना में जो ठीक होने वाले मामले हैं उनकी संख्या ज्यादा है और लगातार रिकवरी रेट में भी हम इजाफा होते हुए देख रहे हैं जब हम कोविड-19 का जिक्र करते हैं। एक अच्छी खबर कोविड-19 को लेकर। जी, ये अच्छी खबर है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है। देखिए, कोविड नेक्स्ट डे खत्म नहीं हो जाता है, इट टेक्स टाइम। तो जो पहले एनरोल्ड पेशेंट्स थे, दे विल टेक अबाउट 2 to 3 weeks फॉर देम टू बिकम नेगेटिव। तो वो 3 हफ्ते का लॉग इन पीरियड चलेगा। तो पहले तो वो लॉग इन पीरियड चल रहा था एंड वी वर वेटिंग फॉर people were getting enrolled, but they were not exiting out of that list. Now they have started exiting out of the list. So this period of 15 days backlog will always remain. So you will not have any time 100% out rate, even if the cure rate is 100%. So there will be a backlog, and this will show, if you calculate by this terminology, that how much have recovered and how much have been enrolled, there will be always a gap. So this is a good thing that people are recovering, but this is statistical thing, and we should not be too much concerned about this thing. What we have to be concerned about is how much new cases are coming and how much is death. Okay, great. Dr. Uma Kumar, if I could come to you as well, taking this forward and further, does this really give you hope that we're moving towards what has been often talked about, flattening or making the curve literally turn around towards a dwindling number of cases as far as the overall active cases are concerned in the country? Absolutely, one has to be hopeful and positive. Now we are seeing that 50% or more people have recovered, as has been explained by Dr. Mathur a short while ago. And everybody knows that this infection, COVID, is actually not as bad as it was thought about. 80% of the people, they remain very mild. Only 15% they require some kind of help, and 5% they go to ICU or require extra care.
So, and 95% of them are recovering. But that does not mean one has to be very, lax in the attitude that they forget about all the respiratory etiquettes, cough etiquettes, hand hygiene, and social distancing. If we follow these three things are in days to come, then surely we'll get over it. जी, और हमारे साथ डॉक्टर M.K. डागा भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डागा, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, क्योंकि आप भी कोरोना वॉरियर हैं, हम भी कोरोना वॉरियर्स हैं, लगातार हम एक्सपोज हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को लेकर, तो इस तरह के सवाल हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए आते हैं कि अगर हम ऑल्टरनेटिव डेज पर ऑफिस जाते हैं, जरा सी खराश हमें गले में होती है, थोड़ा सरदर्द हुआ, जरा सी नाक बहनी शुरू हुई और हम डर जाते हैं कि हमें कोविड-19 हो गया है और ये सिम्टम्स हम उससे रिलेट कर लेते हैं, तो किस तरह से हम इस डर से डील कर पाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको लगता है कि भाई एसिम्प्टोमेटिक करियर्स के रूप में तो हम लगातार हैं ही, क्योंकि हम एक्सपोज हैं बाहर जाने के लिए। बिल्कुल सही है, और ये सवाल रोज हमें पूछा जाता है, हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स, ये सब पूछते हैं कि हमें ये हो रहा है। देखिए, दिल्ली में 2-3 फैक्टर है और बाकी जगह पे भी है। एक तो पॉल्यूशन का एक बड़ा फैक्टर है, और जिनको ये तकलीफ थोड़ी बहुत भी बाहर जाने से हमेशा होती रही है, तो उन्हें इसके बारे में सोचना है कि नहीं, ये हर एक को कोरोना या कोविड-19 नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एहतियात रखना है कि आपने सारी चीज ध्यान रखी या नहीं, आपने हैंड हाइजीन, डिस्टेंसिंग, सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं अगर आप, और अगर उसके साथ आपको है ये सिम्टम और थोड़ा बुखार भी है हल्का, तो आपको फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा डॉक्टर उमा ने बताया, 85% लोग ठीक हो जाएंगे कुछ दिनों में। हाँ, उनको थोड़ा ये ध्यान जरूर रखना है कि अगर उन्हें सिम्टम्स हैं तो अपने कलीग्स के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं, और मास्क तो पहनना ही है। थोड़ा और ध्यान रखें कि अगर 0.01% भी चांस है कि उनको ये हो रहा है, तो वो दूसरों को ना फैले। पर ये अगले दिन एक दिन जाना ऑफिस, दूसरे दिन जाना ऑफिस का लॉजिक थोड़ा मुश्किल है कहना, बिकॉज अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपको 8-10 दिन तो आप दूसरे लोगों को फैला सकते हैं। 7-8 दिन, 7-8 दिन के बाद आपका दूसरों को फैलाने का चांस काफी कम हो जाता है, अब हमें पता लगने लगा। और ये जो था कि 2-3 वीक तक आप दूसरों को फैला सकते हैं, वो इन्फेक्शन की चांसेस अब थोड़ा पता लगने लगा कि ऐसा नहीं है। शुरू के 5-7 दिन के बाद आप दूसरों को इन्फेक्शन देने की आपकी रेट काफी कम हो जाती है, तो ये चीज ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। Right, Dr. Bathur, now that the lockdown 4.0 is about to end, we've seen a lot of establishments opening up as well. People have started opening up their production lines too, calling in more and more workers. Just to reiterate and ensure that people are safe, what are the basic requirements that one needs to have if, say, one has kept production shut, or one's establishment, a business establishment shut for some time because of the lockdown and is now reopening it? So every organization will have to have its own SOPs, which will vary from organization to organization. Like, for example, the educational institute will have to have a different SOP than a factory, or some other, some other business. So that will be, the SOP will be dependent on what is the age group that is coming, how many people are employed there, and how are they sitting. Their seating arrangements may have to be changed. Like, for example, in a classroom, if you open a university and you are having some classes in the college, then it is not possible anymore to have that many students in that particular class. Or if the school is reopening, then maybe that 40 students in one small room or one hall may not be possible anymore. And we may have to have social distancing norms applicable there. And we may have to, reduce the number of seating capacity in that particular hall. And if you are taking some exams, then the exams may have to be conducted in a different way. Maybe already some universities, like medical universities, have brought out the order that the exams will be, the external examiners will be offline or online.
So they will be sitting somewhere else and taking the exams, and the internal examiner will be there. So every organization will have to have his own SOP. बिल्कुल। और साथ ही डॉक्टर उमा, क्योंकि आप डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी से ताल्लुक़ रखती हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, क्या वो भी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जब हम कोविड-19 का जिक्र करते हैं? क्योंकि लगातार हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये सवाल आते हैं, क्योंकि हम आर्थराइटिस पेशेंट हैं और गाउट है या पेन बैक में या फिर घुटनों में हमें बढ़ने लगता है, तो हम उसको कोविड-19 से जोड़कर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि जो कोविड इन्फेक्शन है, आई वुड से पेशेंट्स हमारे, चाहे वो रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस के हो या डायबिटिक्स हो या हाइपरटेंसिव हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो या कोई भी कोमॉर्बिडिटी हो, दे आर हाई रिस्क ऑफ हैविंग सीवियर फॉर्म ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। लेकिन कम्युनिटी प्रिवलेंस है डिजीज की, वो सब में बराबर देखी गई है। ऐसा नहीं है कि जिनको रूमेटोलॉजिकल इलनेस है उनमें ज्यादा चांसेस हैं गेटिंग इन्फेक्टेड, राइट? लेकिन क्योंकि जो रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस के पेशेंट्स होते हैं, एक तो उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, तो दैट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हैविंग सीवियर इन्फेक्शन। सेकंड पॉसिबिलिटी, दे आर ऑन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, जिसे हम डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स भी कॉमनली कह देते हैं, तो वो ड्रग्स भी इम्यूनिटी को ऑल्टर करती हैं। तो इसमें और उनको बहुत सारे कोमॉर्बिडिटीज भी होते हैं जिनको रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस होती हैं, चाहे वो रूमेटोइड आर्थराइटिस हो या फिर ल्यूपस हो या कोई और बीमारी हो, तो वो भी रिस्क बढ़ा देती है सीवियर इन्फेक्शन होने के। तो डेफिनेटली चांसेस ज्यादा होते हैं। और एक चीज वो है कि कोई भी इन्फेक्शन, पर्टिकुलरली वायरल इन्फेक्शंस, रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस में फ्लेयर ला देते हैं। इसका मतलब जो इलनेस एक ठीक चल रही थी मेडिसिन पे, अगर कोई इन्फेक्शन होता है, चाहे वो सब क्लिनिकल क्यों ना हो, उसमें उनको सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, तो दवाइयां ऑल्टर पड़ती हैं। तो लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ये पेशेंट्स अपनी दवाइयां बंद ना करें इस इन्फेक्शन के दौरान, से कि हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है इन दवाओं से, तो हमें ये बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल भी दवाइयां बंद नहीं करनी है। Right, and Dr. Uma Kumar, the other issue, especially with the patients of rheumatoid arthritis, is that a lot of them are prescribed HCQ, which has been found to have some prophylactic use as far as COVID-19 is also concerned, although the WHO has stopped its study. But in India, we're continuing with the advice for frontline workers to keep having HCQ as a prophylactic. So the issue has been of availability for some of these patients as well. What kind of an advice are you giving patients who might have had problem with getting their hands on HCQ these days? Look, this drug has been in the market for last many years, right? And even for last 24 years I had been using this drug, but this drug has found new glamour during this era of COVID-19. I would completely endorse the recommendations or guidelines of ICMR, because if we look at the mechanism, in vitro this drug has worked. That means outside body there's certain experiments which were done that had shown beneficial effect, and and we have not found any significant adverse effect to this drug while using in our patients. Thousands of our patients are taking these drugs for last many years. The hype that this drug is very dangerous, it can actually cause death in lots of patients, my experience says that it's not. But yes, surely if this drug is given with certain other medicines with which this has drug interaction, then surely patient can have adverse effects. I expect maybe it works as in a prophylactic role, may not be as effective as treatment, but we'll have to wait till the time we have very good quality data available. But people, they should not take this drug at their own. They must take it on the prescription of the physician or the treating doctor. साथ ही डॉक्टर माथुर, एक सवाल जो लगातार हम जिसे 2-4 रोज होते हैं वो ये है कि मास्क का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। खास तौर पर जो लोग जॉगिंग के लिए जाते हैं उनमें से कई लोगों का सवाल ये है क्या जॉगिंग करते वक्त मास्क पहनना जरूरी है और इसको डिस्पोज करने का सही तरीका क्या है? जी, सो तो मास्क पहनना तो जरूरी है एंड इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये मास्क जो हैं काफी दिन तक चलेंगे और डिफरेंट तरीके के मास्क हैं अवेलेबल, बट जो मास्क आम जनता को
हमने रिकमेंड अभी तक किया हुआ है वो होममेड मास्क है। कोई सब आप यूज कर सकते हैं। जॉगिंग के वक्त भी हो सके तो मास्क लगाएं, बट it may be difficult for you to jog with the mask on. If there is nobody in front and behind you and you're keeping good distance, okay, you can have without mask also, because it's very difficult to jog with the mask on. I know for myself, it will be difficult. Yeah. Thank you. We have a caller now. Hemant Girola is joining us from Delhi with a question. Go ahead, Hemant, आप अपना सवाल करिए। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं सपोज कहीं सब्जी लेने जाता हूँ तो सब्जी लेने के बाद सपोज मैं घर आता हूँ तो सर उसमें जो है ना, मैं किस प्रकार से उसको सैनिटाइज करूँ या फिर किस टाइप से उसको साफ करूँ? मैं अभी जनरली नमक और पानी से ही साफ कर लेता हूँ, तो सर वो क्या पूरी तरह से सुरक्षित है? बिल्कुल हेमंत, आपके सवाल का जवाब जरूर डॉक्टर्स देंगे, लेकिन हमारे साथ विनोद भी जुड़े हुए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। विनोद जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी विनोद जी, पूछिए सवाल। जी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए हम कोई कुरियर मंगाते हैं या फिर सामान बाहर से मंगाते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें तो अवेलेबल भी नहीं होती हैं, तो जैसे हम पूरा पैकेट कहीं पर हमारे पास एक स्टोर है और फर्स्ट फ्लोर पे, तो हम वहां पर एक साथ उसे 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए रख देते हैं, तो उसमें जो है उसके बाद यूज करने में कोई फिर से धोने की जरूरत तो नहीं है या प्रिकॉशन लेने की जरूरत तो नहीं है? डॉक्टर दागा, दोनों सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। पहला, जिस तरह से उन्होंने पूछा, इस तरह के सवाल लगातार हमसे व्यूअर्स पूछते हैं कि भाई हम सब्जियां लेने के लिए बाहर जाते हैं, उनको धोने का या उनको सैनिटाइज करने का तरीका क्या है? एक तो वो चीज, और दूसरा जो पैकेट्स होते हैं, लाइक ब्रेड पैकेट्स हैं, दही का पैकेट है, दूध का पैकेट है, उनको किस तरह से सैनिटाइज किया जा सकता है? आप जैसे चिप्स पैकेट है, बिस्किट के पैकेट्स हैं। देखिए, बार बार ये जवाब दिया गया है, और आप जो सब्जियां बाहर से लाते हैं उन्हें एक बार सिंपल पानी में थोड़ा धो लीजिए, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। आप उसमें कोई केमिकल भी नहीं डालिए, कुछ भी नहीं डालिए, कोई ऐसा रिस्क नहीं है। वो करने के बाद अब आप अपने हाथ अच्छी तरह से धो लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए। सब्जियों को सैनिटाइज करने की ऐसी जरूरत नहीं है आपको। दूसरे जो पैकेट्स लाते हैं उनको भी आपको अब तो ये बताया जा रहा है और देखा जा रहा है कि ऐसा ट्रांसमिशन इन पैकेट से, फोमाइट से वगैरह बहुत ज्यादा नहीं होता है। चांसेस उस जगह ज्यादा है जहां पे कि ये हॉस्पिटल्स में है, वहां पे जो बेड्स हैं वहां। Okay, we seem to have lost that line, but we have another caller, Surendra from Nagpur. Go ahead, Surendra, आप अपना सवाल करें। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मैं अपने आप को बिल्कुल फिट समझता हूँ। ये बार बार मैं देखता हूँ टीवी में, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जानी चाहिए और इम्यूनिटी का क्या चेक क्या है इम्यूनिटी का? Right. Dr. Bathur, would you like to take that? सिटीजन हूँ। I was unable to hear his question. Please, can you? डॉक्टर माथुर वो जानना चाहते हैं कि वो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो किस तरह से इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वो काम कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर की अगर बात की जाए, जो कोविड-19 के लिए बेहद जरूरी है। और इसी से जुड़ा सवाल मेरा आपसे ये भी है डॉक्टर माथुर की, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया है। अब जैसे मुझ जैसा इंसान है जिसने कभी दूध नहीं पिया, लेकिन अगर मैं आज से दूध पीना शुरू कर दूं, और लोग इस तरह से सवाल करते हैं कि हमने से आज ही से अपना हेल्थी लाइफस्टाइल शुरू कर दिया है, कितना ज्यादा हेल्प करता है कोविड-19 से लड़ने के लिए अगर हम एकदम से लाइफस्टाइल चेंज कर लें अपना? तो करेक्ट। सो हमारा टेक इसमें यह है कि इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, किसी को बॉदर नहीं करना है। इम्यूनिटी जिसकी कम है उसको बॉदर करने की जरूरत है कि उसको ज्यादा प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। डोंट बी टू बॉदर्ड अबाउट इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी। जी, इट डजंट वर्क दैट वे। सो जैसे आप पहले रहते थे, अगर इफ यू डू नॉट हैव एनी इलनेस which decreases the immunity, then, or you are not taking any drugs which decreases the immunity, then there is nothing to bother about the immunity factor. You just have your healthy lifestyle going as it was, maybe make it more healthier, do more exercise and be happy and eat healthy food, and one doesn't have to bother about increasing the immunity. All right. Hope that answers your question. We have another caller.
from Mumbai this time. Umesh, go ahead, ask your question, please. उमेश, आपको आवाज आ रही है हमारी? उमेश Oh, we seem to have lost that line, but टीवी का वॉल्यूम भी खोला हुआ था, लेकिन जिस तरह से गौतम इम्यूनिटी पे सवाल है, इसी पर अगर हम आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, डॉक्टर दागा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, या फिर डॉक्टर उमा अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, हम इम्यूनिटी का जिक्र करते हैं तो इस तरह से भी कई खबरें आती हैं कि होम्योपैथिक में ऐसी दवाई है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगी। क्या इस तरह की जो बातें हैं कितनी हम सत्यापित कर सकते हैं इसको डॉक्टरी लैंग्वेज में अगर माने तो? मेरे ख्याल से जैसे डॉक्टर माथुर ने कहा, इम्यूनिटी आपकी अगर हेल्दी लाइफस्टाइल है और अच्छा खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नॉर्मल डाइट है, तो आपको किसी चीज की चिंता की जरूरत नहीं है। और दवाइयाँ इम्यूनिटी बढ़ाने वाली, लोग च्यवनप्राश की बात करते हैं, लोग और भी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की बात करते हैं, ये ज्यादा दिमाग से संबंधित है, न कि आपके, अगर आपके शरीर में कोई विटामिन की, मिनरल्स की, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी है और उससे अगर वो सप्लीमेंट होता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप वैसे सब ठीक नॉर्मल खा रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल है आपकी, तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। पर हमारे यहाँ पे बहुत तरह के और सिस्टम भी हैं मेडिसिन के, और उन सब सिस्टम और मेडिसिन के डेफिनेटली फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। पर मेरा ये सुझाव है कि आप जो भी चीज लें अगर ऐसी, तो स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी के या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स लें, किसी के द्वारा इंडिविजुअली बनाए गए लोकल आप प्रोडक्ट्स न लें। उनका आप कुछ नहीं कह सकते कि उसमें क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कभी एक्सेस मेटल्स होती हैं, कहीं पे कुछ और हार्मफुल थिंग्स होती हैं और आपको पता ही नहीं होता। ये ध्यान रखने की जरूरत है। And Dr. Uma Kumar, would you like to add something to that? Because we've seen this tendency among people in this phase to start popping multivitamins or a lot of vitamin C as well. Some people who need it have had difficulty getting hold of it as well. I completely agree what has been told about immunity, but it's absolutely incorrect to have these multivitamin tablets, because there had been studies and good quality scientific data is available that people who are not deficient in any of the minerals or vitamins, if they pop up these pills, it's of no use. In fact, calcium is, suppose it's taken in excess, can cause myocardial infarction and even can cause stroke. So popping pills is not without any adverse effect if it's not required. So people should not take these medicines, and they must also understand that whatever drugs or medicines are available for boosting the immunity, they may not actually. It's the food, the quality of life, the amount of sleep they take, avoiding stress, being positive. So all these small things, they end up boosting our immunity. जी. That is more important. चलिए, तो मान के हमको चलना होगा कि अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो करते हैं तो इम्यूनिटी को आप इंक्रीज जरूर कर सकते हैं। हमारे साथ लगातार कॉल इन शो है, तो कॉलर्स जुड़े हुए हैं। हेमंत जुड़े हुए हैं दिल्ली से। हेमंत जी, पूछिए अपना सवाल। हेमंत जी, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो। आजिल जुड़े हुए हैं श्रीनगर से हमारे साथ। पूछिए अपना सवाल। जी, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी, पूछिए। हाँ जी, भट्ट साहब पूछिए। भट्ट साहब, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी सर, मैं इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स लेता हूँ, मैं किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से जानना था कि मैं अपनी इम्यूनिटी को कैसे मेंटेन रख सकता हूँ। Okay, immunosuppressant drugs, you had mentioned Dr. Uma Kumar, and this person has been on those drugs. What would you advise him? These immunosuppressant drugs are given to the people who have aberrant immune response. That means their immunity is not normal. It is actually going very haywire. So that suppression is of aberrant immunity. But along with that, the normal immunity also gets suppressed a bit. So what he needs to do, as has been told about for other people, we have already answered that question, what is to be done to enhance the immunity. So अच्छी sleep, positivity, stress नहीं लेना,
घर का अच्छा खाना खाना, इन्फेक्शन अवॉइड करना, पॉजिटिव रहना, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड इट कैन नॉट बी बूस्टेड ओवरनाइट। और क्योंकि हम लगातार क्योंकि हम इम्यूनिटी का जिक्र कर रहे हैं गौतम, डॉक्टर माथुर, जिस तरह से जो आयुष मंत्रालय उसकी वेबसाइट्स पर तमाम तरह के विकल्प दिए गए हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसमें ये भी है कि गर्म पानी पीना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि मौसम अगर देखें तो अब टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो कितना अहम है पूरे दिन में गर्म पानी पीना। और खासतौर पर यह सवाल सोशल मीडिया पर हमारे पास आया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ उनको गर्म पानी पिलाना एक बिग टास्क होता है, तो किस तरह से हम कर सकते हैं इसे फॉलो? जी, आयुष मंत्रालय की साइट पे जरूर है। इसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैं मॉडर्न मेडिसिन से डील करता हूं, लेकिन ये बात जरूरी है कि अगर आप बार बार पानी पीते हैं या गर्म पिए या पानी पिए, तो वायरल लोड अगर मुंह के अंदर देखा जाए तो वो डेफिनेटली इट रिंसेस योर माउथ एंड द फेरिंग्स and the viral load in that particular area in the pharynx will decrease. आपके गले के अंदर जो वायरल लोड है वो कम हो सकता है अगर आप बार बार अपने माउथ हाइजीन एंड फेरेंजियल हाइजीन इससे इंप्रूव करें कि आप बार बार पानी पिए, चाहे वो गर्म हो या ना हो, डेफिनेटली उससे फर्क पड़ना चाहिए। जी, all right, well, let's hope that proves useful. Aruna is joining us on the phone line now from Delhi. Go ahead, Aruna, ask your question. हेलो। Yes, go ahead. हेलो। अरुणा जी, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। अरुणा जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सवाल पूछेगी, हम आपका सवाल सुन नहीं पाएंगे, तो आप टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दीजिए ताकि हम आपका सवाल सुन पाए और डॉक्टर्स भी। आई थिंक अरुणा जी के पास एक छोटा सा बच्चा है, वो उन्हें परेशान कर रहा है और वो सवाल पूछ नहीं पा रही हैं। अरुणा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक वो आवाज सुन नहीं पा रही हैं। डॉक्टर डागा, आप क्योंकि मास्क को लेकर भी लगातार कई तरह की भ्रांतियां हैं, कई तरह के सवाल हमारे पास आते हैं, ऐसे में अगर हम N95 का जिक्र करें मास्क का, तो उसका कॉन्टिन्यूस यूज कितने समय तक रहना चाहिए और उसे डिसइंफेक्ट किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, काफी इस पे स्टडीज हो चुकी हैं और 6 to 7 to 8 hours आई थिंक दैट्स द आइडियल टाइम टू यूज दैट N95। पर जो मैं देख रहा हूं कि आम पब्लिक बाहर घूमते हुए N95 पहन रही है, वो बिल्कुल जरूरत नहीं। आपको अगर कोविड बीमारी भी है और आप बाहर निकल रहे हैं, तो भी आप अगर N95 न पहने तो आप सर्जिकल मास्क भी पहने तो भी रह सकता है, लेकिन ठीक है, उस स्थिति में आप पहन सकते हैं, पर आम आदमी को नहीं पहनना है। और इसको वापस रीयूज करने का बड़ा मुश्किल है। काफी सजेशंस हैं, ICMR की गाइडलाइंस हैं। जनरली आइडियली तो रीयूज नहीं होना चाहिए, पर अब ये देखा गया है कि हम इनको थोड़ा बहुत अगर माइक्रोवेव कर लें या इनको 3-4 दिन बाद फिर चौथे दिन साइकिल में उसको यूज कर लें, पर आपको ध्यान ये रखने की जरूरत है कि आप उसके एक्सटर्नल सरफेस को हाथ से न टच करें, केवल साइड स्ट्रैप से उसको यूज करें, बार बार उसको नीचे ऊपर ना करें। ये सारी चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। और एक बहुत अहम सवाल ये सोचने की जरूरत है कि आप किस सिचुएशन में यूज कर रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं ICU में वगैरह, उस मास्क को तो आप वापस ना यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज आप सोच सकते हैं अगर कमी है, पर मेरे को नहीं लगता है कि अब हमारे देश में ऐसी कोई मास्क की कमी है जिसके लिए हमें इसको यूज करना चाहिए, और अब कॉस्ट भी कम हो रहा है। Okay. ये सारी चीजें हैं। Okay. We have 2 callers on the line. We'll take them one by one. Lakshman, आप अपना सवाल पहले करें। सर नमस्कार। नमस्कार। हेलो। सर, प्राणी के संगत से कोरोना हो जाता है क्या? और दूसरा सवाल ये है, अगर कोई आदमी को एक बार कोरोना हो जाए और वो निगेटिव हो जाए बाद में, तो उसे फिर होता है क्या कोरोना? ओके। और हमारे साथ उमेश है शायद, नहीं जगदीश है सीकर से। जगदीश, आप अपना सवाल करिए। और बाहर जाते हैं, जूते चप्पल पहन के जाते हैं, तो क्या बीमारी ये
उनके लग करके भी आ सकती है क्या? जी आ सकती है तो फिर इससे कैसे बचाओ? जी, सबसे पहले हम सवाल ले लेते हैं जो उमेश जी ने हमसे पूछा था, लक्ष्मण ने हमसे पूछा था। डॉक्टर माथुर, खास तौर पर पानी को क्या हम मान सकते हैं कि यहाँ से भी कोरोना फैल सकता है? पहला सवाल उन्होंने ये किया था, और साथ ही साथ क्या रिलैप्स किसी कोविड-19 पेशेंट का पॉसिबल है? जी, कोरोना जो है वो सबसे कॉमन थिंग्स फर्स्ट, ये रेस्पिरेटरी हाइजीन से फैलेगा, खराब रेस्पिरेटरी हाइजीन से फैलेगा। कोई पास में आप बहुत पास चले गए, जिसको कोरोना है उसकी सांस के पास चले गए, या उससे छींक आई या उसकी खांसी आई, उसके पास है तो उससे फैलेगा। पानी से, फोमाइट से ये इसके फैलने के टेक्निकली चांसेस हो सकते हैं, बट दैट इज नॉट द यूजुअल वे, और इस तरीके से नहीं फैलेगा। तो कोई गारंटी तो नहीं दे सकता है कि अगर पानी इन्फेक्ट नहीं सकता है कोरोना से, बट दैट इज नॉट द वे दैट द कोरोना यू विल गेट इन्फेक्टेड विद कोरोना। सो उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आवर एम्फेसिस शुड बी टू मेंटेन आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। और साथ ही उनका सवाल ये भी था डॉक्टर माथुर कि कोई पेशेंट अगर कोविड-19 से संक्रमित है, क्या उसमें रिलैप्स के चांसेस होते हैं जब वो ठीक हो जाता है? जी, अभी तक स्टडीज ये बताती हैं कि उसमें रिलैप्स के चांसेस नहीं हैं, और ये इसी को मान के हमें सारी पॉलिसीज बनानी चाहिए और अपना बिहेवियर बनाना चाहिए। और हो सकता है कुछ केसेस ऐसे रिपोर्टेड हैं जिसमें रिलैप्स हुआ है या वो ट्रीटेड पूरे नहीं थे तो वो आए हैं, उसके लिए अभी इतनी बॉदर करने की जरूरत नहीं है। खैर, लेकिन अभी हम डिजीज के अंदर अभी घुसे ही हैं, 3-4 महीने हुए हैं। वी डू नॉट नो हाउ दिस विल इवॉल्व, बट अभी उसके लिए इतना बॉदरेशन की जरूरत नहीं है। राइट, एंड डॉक्टर उमा कुमार, जगदीश had the question about footwear. What is the way to ensure that the infection does not get into your home or where you are through your footwear? Look, studies have shown that on leather shoes or plastic, the virus can live longer, and that could be 5 to 7 days. So it's always better to have two sets of footwear, having one for your inside home and another for going outside. So it's always better to avoid that. And if that's not possible, then it's better to use slippers which are washable, which can be actually washed using soap and water, or they can be sanitized. But the preferable option is to have two sets of footwear, one for going outside and another one for using inside home. But that is very important source of infection one can carry home from outside. Yeah. Right, even other infections for that matter. और क्योंकि आप सभी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर डागा, सवाल मेरा ये है कि जो तमाम इक्विपमेंट्स डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, मान लीजिए अल्ट्रासाउंड सेंटर में सोनोलॉजिस्ट हैं या डेंटिस्ट है, और लोगों का अगर वहाँ पर इस वक्त आना जाना है, तो किस तरह से ये जो इक्विपमेंट्स हैं उनको सैनिटाइज किया जाता है, क्योंकि ये भी लोगों पे इस्तेमाल किए जाते हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है और ये सब प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हैं। मेडिकल प्रोफेशन में ये बिल्कुल क्लियर है। वो एक तो टाइम थोड़ा इतना गैप रखते हैं नेक्स्ट पेशेंट में, जिससे कि वो नेक्स्ट पेशेंट जब आए तो उनके सारे इंस्ट्रूमेंट सैनिटाइज हों, ऑटोक्लेव्ड हों अगर जिनकी ज़रूरत हो। हर सिटिंग में वो मास्क बदलेंगे, अपना ग्लव्स बदलेंगे। तो ये सारी चीज़ें, इवन बेडशीट जिस पे वो डिस्पोजेबल बेडशीट है, अगर बेडशीट पे लिटाया है उनको या चेयर पे भी करा है तो आप एक डिस्पोजेबल बेडशीट लगा सकते हैं। बिकॉज आपको भी नहीं मालूम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या डॉक्टर जो ट्रीट कर रहा है डेंटल, उसको भी नहीं मालूम कि जो पेशेंट आया उसको भी कोविड हो सकता है बिना सिम्टम्स के। और वो भी अपनी तरफ से पूरे पीपीई पहन के, अगर कोई प्रोसीजर डेंटिस्ट कर रहा है तो वैसे करता है, अगर अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में वगैरह है तो वो भी पीपीई न पहने पर एटलीस्ट डिस्पोजेबल गाउन पहनता है, कैप पहनता है, मास्क पहनता है, ग्लव्स पहनता है। तो ये बहुत ध्यान रखा जाता है, बिकॉज हेल्थ केयर वर्कर तो सबसे ज्यादा एक्सपोज होते हैं। और आप जान ही रहे हैं कि लोगों में इतना डर है कि पेशेंट्स को छोटी मोटी तकलीफ हो रही है पर वो अब डॉक्टर्स के क्लिनिक में नहीं जा रहे हैं, वो टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं। और ये एक अच्छी बात है ये, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको कोविड है या नहीं है। और जैसा अभी देखा जा रहा है काफी लोगों को सिम्टम्स, हल्के फीवर और हो रहा है,
और वो अपने आप 8-10 दिन में ठीक हो रहा है बिना टेस्ट कराए हुए, और हमें पता नहीं है। तो ये सारी चीजें, और क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, दे it is paramount for them to do it, and they are doing it regularly because they are not fearful for their own safety and precaution, but also that it doesn't go to the others who come there. Right. And again, Dr. Uma Kumar, since your subject is rheumatology, a lot of people have pain management issues in rheumatology, apart from other issues, particularly with their joints, some even needing replacement. If a person is in some sort of distress because of rheumatological problem and doesn't want to go to the hospital or the consultant that he or she has been consulting, which is the way, the best way for that person to get the best kind of advice? Would telemedicine be the most effective way to do it? Look, it all depends what kind of problem one has, because sometimes the problems are just not confined to the joint. You can have other manifestations as well. Yes. Because most of rheumatological illnesses are multi-system diseases. The other systems are also involved in that, maybe kidneys or lungs, and that could be, lungs as well. Yes, absolutely. So that is why it all depends what other manifestation one has. But one thing is very important to note, that we do not have emergency as common as any infection would have. So right. If the patient has joint pain, can be at home and do usual indigenous procedure techniques, hot fermentation, cold fermentation, doing a bit of exercises. And since people had been in lockdown, they had been eating a lot, and maybe some of the people had gained weight, and that is increasing the joint problem. Some have knee issues, or hip joint pain or ankle joint pain can actually get worse with increase in the weight. Or they can take over the counter, and the simplest thing is that to take paracetamol, as we always advise for pain. That's got analgesic activity as well, but not to indulge in taking lots of non-steroidal anti-inflammatory drugs that can actually cause renal dysfunction, because that's one of the very important causes of renal failure in our country. And they can take teleconsultation if the doctor feels, can call them in the clinic at the right time, at right point. डॉक्टर माथुर, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हम जानते हैं कि आरोग्य सेतु जो ऐप है वो अपने आप में गेम चेंजर साबित हुआ है जब हम कोविड-19 से लड़ने का जिक्र करते हैं, लेकिन एक चीज़ और एक इस तरह का सवाल लगातार हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आता है कि जब हम आरोग्य सेतु ऐप को ऑन करते हैं तो यू आर सेफ लिखा आता है, तो हम काम के लिए जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी यू आर एट मॉडरेट रिस्क या हाई रिस्क होता है, आधा घंटा नो स्केल होता है, और आधे घंटे बाद वो यू आर सेफ टेरिटरी में दिखाता है। तो ये ये किसकी क्या वजह हो सकती है? क्या दोबारा उसको कई बार बोला जाता है कि दोबारा इंस्टॉल कीजिए ऐप को, तो क्या वाकई वो व्यक्ति सेफ है या एट हाई रिस्क है या मॉडरेट रिस्क पर है? सो यूजुअली ये जो एप्स होते हैं ये अपने आप सेल्फ अपडेट होते रहते हैं जी। एक तो ये अपडेटेड होना चाहिए, इसका अगर कोई न्यूअर वर्जन आ रहा है तो अपने आप वो सेल्फ अपडेटेड होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको री इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर वो नहीं हो रहा है। आरोग्य सेतु ऐप में ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों ऑन करने के लिए बताया गया है कि योर ब्लूटूथ शुड बी ऑन एंड योर लोकेशन शुड बी अवेलेबल टू अदर्स टू सी। और ये ऐप तभी काम करेगा जब ये सारे पूरी पॉपुलेशन में होगा। अगर 10 लोगों ने ही 1000 में से ये ऐप डाउनलोड किया है तो ये फंक्शन नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है इसके यूजर्स बढ़ें और ये हर एक कोई अपना डेटा उसमें डाले। अगर कोई पॉजिटिव है तो उसका डेटा हमारे पास होना चाहिए। वैसे पॉजिटिविटी वालों का डेटा अपने आप ऑटो आ जाता है, जब वो टेस्ट कराते हैं तो उनका मोबाइल नंबर लिया जाता है और वो आरोग्य सेतु ऐप में चला जाता है। लेकिन कई और चीजें हैं जो कि आरोग्य सेतु ऐप में यूजर को अपने आप डालने होते हैं, तो वो डेटा उसने डाला होना चाहिए और वो उसके ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए उसको, तभी और सबका अगर ये होगा तब जाके वो और कनेक्टिविटी प्रॉपर होगी एवरी प्लेस, then only this app will function properly, otherwise it will malfunction. Okay, and in terms of again the usage of Arogya Setu, already 11.77 crore people, that's what the app itself says,
have downloaded it. But in terms of doing self-assessment, that number is very low. Now, Dr. Daga, what inference should we draw from that in terms of, again, like Dr. Mathur was saying, the effectiveness of the app? That's the fact. The fact is that people do not put their Wi-Fi on, or do not put their Bluetooth on, and if the data is not captured, then it becomes useless. So that's what you're saying, that 11 crore people have downloaded it, but the utility is seen in very few. So that's the problem with this. Now, government making it mandatory, but how to implement that? That's also very difficult. You cannot go to individually to see you've done it or not. You would not be. How would you try and check that? So that's a very, very critical thing. So the utility and that fear created that your data would be, private data would be taken away. So all that kind of thing has led to people, being little skeptical about using it. And now the government has made it open source, so there should not be any issue, and it should help in ensuring that Arogya Setu app is used to the max, because that's when it will be effective as well. Let's hope that happens. Kulvinder is a caller joining us now from Gurgaon. Go ahead, Kulvinder, ask your question. हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि आजकल काफी लोग जो है घर में जैसे लॉकडाउन सिचुएशन में हैं और वो अपने सैलून वगैरह ओपन नहीं है, तो वो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं जनरली। तो दाढ़ी बढ़ाने से कोविड पे कोविड के इन्फेक्शन से कोई रिलेशन है? जी कुलविंदर जी, आपका सवाल सुन लिया गया है और जवाब दिया जाएगा, लेकिन हमारे साथ सोहन लाल भी जुड़े हुए हैं। सोहन लाल जी, पूछिए सवाल अपना। दोनों ही कॉलर से गुड़गांव से कॉल किया है। सोहन लाल जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो सोहन लाल जी, आप पूछ सकते हैं सवाल। और एक दरख्वास्त छोटी सी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि आपका सवाल हम सुन पाए। हाँ जी, मेरे साथ 2 क्वेश्चन है। जी पूछिए। हाँ जी, आ रही है। हेलो हाँ जी, दो सवाल है मेरे जी। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, एक तो हाँ जी, वो मेरी वाइफ की एज है 63 साल जी। 63 साल एज है मेरी वाइफ की। उनको 8-9 महीने से खांसी सूखी रहती है, रात को उठती है अधिकतर। अब मुझे डर है एक तो इस चीज का, और जी पूछिए दूसरा सवाल। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़े। डॉक्टर माथुर, जो पहला सवाल कुलविंदर जी ने पूछा था कि क्या दाढ़ी बढ़ाने से कोविड-19 हो सकता है, इस पर आपकी राय क्या है? हालांकि हम जानते हैं कि अभी जो सैलून्स है वो बंद किए गए हैं। तो दाढ़ी बढ़ाने से या बाल बढ़ने से कोविड नहीं हो सकता। बस ये जरूर है कि दाढ़ी और बाल जो बड़े हैं उसको साफ रखें, उसको आप अपनी सफाई पे बिल्कुल ध्यान दें हमेशा, और ना केवल स्पेशली फेस, जो हमने बताया हुआ है कि फेस पे हाथ नहीं ले जाएं, और अगर ले जाएं तो उसको हाथ को भी धोएं और फेस को भी धो लें। इतना ध्यान जरूर रखें। और बस बाकी दाढ़ी बढ़ाने से या बाल बढ़ने से कोविड नहीं होगा। चलिए, और सोहन लाल जी का सवाल डॉक्टर डागा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने बोला कि उनकी जो वाइफ हैं वो सीनियर सिटीजन है, 63 साल की उम्र बताई। उन्होंने लगातार 8 से 9 महीने तक खांसी लगातार रात में उठती है, एंड वो डर रहे हैं कि उन्हें कहीं कोविड-19 का तो ये सिम्टम नहीं है, तो उनको क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए अब? नहीं, ये कोई और कारण होगा। कोविड से तो इस तरह की खांसी नहीं होती कि केवल रात को होगी और दिन में नहीं होगी। ये बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर खांसी के अलावा कुछ नए सिम्टम्स उनको अभी आ रहे हैं तो वो सोच सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इनको कोविड होने के कोई चांसेस नहीं। और खांसी क्यों है, उन्हें और कोई बीमारी रहती है, कोई और दवाई लेती हैं वो, या और कोई तकलीफ है, उसके लिए अलग से फिजिशियन से कांटेक्ट करके जांच कराएं। कोविड में ऐसा नहीं हो, बिल्कुल नहीं। तो लगातार हम ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर कुमार की
ख़ास तौर पर हम जब डिजिटल ट्रांजैक्शंस का जिक्र करते हैं तो हमसे ये कहा जाता है कि भाई हम तमाम तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, लेकिन अभी भी कई लोग कैश का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के सवाल आते हैं क्या कैश या करेंसी में डील करने से कोविड-19 का खतरा होता है? जो नोट्स हैं और जो करेंसी है उसको डील करने में किसी भी इन्फेक्शन का खतरा बड़ा हो सकता है, क्योंकि पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ कोविड इट हैज बीन सेड कि जो नोट्स हैं उन पे और कॉइन्स पे 5 days or more this virus can persist. तो इसलिए ये एडवाइज किया जाता है कि डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करें, और अगर नोट का इस्तेमाल करना भी पड़ता है कहीं पे तो जब आप लेते हैं नोट को उसके बाद लौट के घर में आके एक किसी पेपर में या किसी में रख दीजिए 5-6 दिन के लिए, उसके बाद फिर उसको इस्तेमाल के लिए निकालें। अब उसको रखने के बाद हैंडल करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से या तो सोप एंड वाटर से वॉश कर लें या फिर सैनिटाइज कर लें। जो कॉइन्स हैं उनमें और ज्यादा देर तक वायरस रहता है, वो कहते हैं कुछ लोग कि 7 to 9 days भी मेटल पे परसिस्ट कर सकता है। तो कॉइन्स को वॉश कर सकते हैं सोप एंड वाटर में या उनको सैनिटाइज कर सकते हैं, उनको तो वॉश नहीं कर सकते तो दे विल हैव टू कीप इट समवेयर। बेटर टू यूज प्लास्टिक करेंसी। जी, right. And especially now, Dr. Mathur, since both rail and air traffic is being opened up, domestic flights have been taking off, and that is going to increase, the numbers are going to increase, and tough strict protocols are in place to ensure that people fly safe. Yet for any individual who's planning to fly, what should be kept in mind in terms of basic precautions to ensure that one is completely safe? So everyone should follow the instructions issued by the airlines or by the railways completely, and these instructions will keep changing from time to time. They may become stricter or they may become lax from time to time. So every day, whenever you are traveling, you must read or go to website or find out what are the instructions valid for that particular day. There may be instruction how you will travel and how you will sit and how will be the check-in procedure, or there may be instructions that when you reach your destination, how much time you will be quarantined. So all these will vary from where you are going to which place you are going, and local bodies will instruct you, or the railways will instruct you, or the airlines will instruct you. But the basic things remains the same: face mask, social distancing, hand hygiene. Right, and in fact, Dr. Daga, I have a related question, and it's from a friend whose wife has been stuck in a separate city right from the time the lockdown was first imposed, and he wants to get her back home, but she feels that it's not really safe to travel, and somebody was suggesting that she should get hold of a PPE and then get on a flight. Is that advisable? No, absolutely no need. Just the same things what Dr. Mathur said. And in case she has some chronic disease, immunosuppressant she is on, even in that situation I would not suggest that. Because, and if it is a short travel or even travel, you have to take all those precautions. You carry your own food, you carry your own water, you carry those things, you have hand hygiene, you try and keep as much distancing as you can, social respiratory etiquettes, masks. And when you reach your destination, again, take off all those things, take good shower, you ensure that these things don't happen. But wearing a PPE, I would not advise. I know all air crew, the hostesses, they all are putting that on. That's kind of a precaution, which is an extra precaution, because they will keep on traveling. You will be traveling only once. They'll be traveling again and again, and they'll be going from home to airport, going back to the hotel, and so they'll have more chances of exposure. And you never know that one of the passengers may be asymptomatic carrier in the flight, and they have more chances of getting it. So again, there is a catch there that these things need to be rationalized.
राइट। समय कम है, लेकिन तमाम डॉक्टर्स का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डॉक्टर अनंत माथुर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर उमा कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ डॉक्टर एम के रागा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए, तमाम अपने विचार और खासतौर पर तमाम जो परेशानियां थी कॉलर्स की उनका जवाब देने के लिए। और खासतौर पर गौतम, सबसे अहम चीज़ यही है कि हम अपने सकारात्मक रवैये के साथ अगर इस कोविड-19 से लड़ते हैं, क्योंकि हमें अपने हौसले को रखना होगा बुलंद, ताकि कोविड-19 से लड़ पाए हम ये जंग। और सबसे अहम ये है कि जो पूरा भारतवर्ष है वो इसी के साथ है। सैनिटाइजर्स का आपको इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, स्टे होम स्टे सेफ का अगर हम पालन करते हैं तो कोविड-19 को हराना आसान रहेगा। Yes, and thank you to the callers as well who called in. Remember, it's a daily show. रोजाना आप 2 बजे के वक्त डीडी न्यूज़ और डीडी इंडिया को देख सकते हैं और फ़ोन कर सकते हैं। साथ में फेसबुक पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। हम यहाँ पे तमाम एक्सपर्ट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ मौजूद रहेंगे एंड दे विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। सो प्लीज़ कीप कॉलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर द मोमेंट। नमस्कार।